नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़। आज की क्लास बिजनेस मैनेजमेंट, इसका टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे हम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, किस तरीके से वो कार्य करता है, उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कई लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दे रखी है इंडिया के अंदर, उनकी भी बात करेंगे कि कौन सी कमेटियां बन रखी है और किस कमेटी ने क्या रिकमेंड दे रखी। एक आध एग्जाम्पल लेंगे, उसकी कमेटी का रिकमेंडेशन आपको बताएंगे। मेन आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी जरूरत क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बात आपको समझ में आनी ही चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गवाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम एंड प्रैक्टिस। ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं कलर को, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम्स and practice to ensure that the affairs of a company are being managed in a way which ensure accountability। एक एक चीज लिखता जाता हूं मैं, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, चिंता ना करें आप। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस in all its transactions in the widest sense and meets its stakeholders aspiration and sociality expectation। ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। ये कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट करता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है। ये बोलता है कि भैया एक तरीके से कि आपको शिष्टाचारिक रूप में काम करना है। आपको इस तरीके से कंपनी में अपने जो कंपनी के सारे जो काम है, मैनेजमेंट हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे उसकी सेल्स हो, चाहे उसकी मार्केटिंग हो, चाहे उसकी परचेजिंग हो, चाहे उसकी लेबर हो, जो भी कार्य है पूरे बिजनेस के जितना भी अफेयर्स है बिजनेस का, वो इस तरीके से मैनेज हो कि उसके अंदर क्या हो? ट्रांसपेरेंसी हो। क्या हो? ट्रांसपेरेंसी हो, एकदम साफ सुथरी चीजें हो, किसी तरीके किसी के साथ भेदभाव या किसी का पक्षपात न हो। दूसरी बात अकाउंटेबिलिटी हो, यानी जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी के लिए वो ही क्या हो? पहली बात तो जिम्मेदारी निश्चित हो, किसकी क्या जिम्मेदारी, उसके साथ वो जिम्मेदारी जो करे उसका क्या आंकलन हो। आंकलन के बाद उसका ये देखा जाए कि उसमें कहाँ पास हुआ, कहाँ फेल हुआ। अगर फेल हुआ तो उसको उसके बदले में उसका जिम्मेदार ठहराया जाए, और अगर पास हुआ तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज का, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ फेयरनेस, एकदम ईमानदारी है ना, शिष्टाचार रूप से काम करना है। यानी फेयरनेस भी आपके वहां पे होनी चाहिए। किसमें? हर एक ट्रांजेक्शन में, जो कि क्या हो, कंपनी के काम करने के अंदर बीच में जो भी काम करने के, पूरी कंपनी का मैनेज करने के लिए जो भी काम, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन के हर काम में, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस आपकी होनी चाहिए। वो ही क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये जो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस, इसका क्या करे? इनको कैसे सही ढंग से, सही मापदंड पे ये काम हो, ताकि जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर वो सारे लोग जिसका कंपनी से किसी न किसी तौर पे फायदा हो या कंपनी से लेना देना हो। जैसे कि कंपनी के चाहे सप्लायर्स हो, कंपनी के क्रेडिटर्स हो, कंपनी के डेटर्स हो, कंपनी के कस्टमर हो, कंपनी के मैनेजर्स हो, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, सारे लोग क्या बोले जाएंगे? सारे लोग को मिलाकर हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो उन स्टेक होल्डर्स के लिए, उन स्टेक होल्डर्स की नजरों में कंपनी की हर एक काम, हर एक तरीके से जो ट्रांजेक्शन हो रहा है कंपनी का अफेयर्स के अंदर, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस हो। इनको कैसे सुनिश्चित किया जाए, टू एंश्योर, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये चीजें हो रही है, उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो चीजें हैं वो एकदम अकाउंटेबिलिटी वे में, ट्रांसपेरेंटी के साथ और फेयरनेस के साथ चीजें। तो ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम एंड प्रैक्टिस। एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट करता है, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक तरीके से कुछ हम ये कह सकते हैं डिसिप्लिन कोई एक्शंस होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है जो हम अप्लाई करते हैं। इससे क्या हो? सारी चीज सही हो। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच के अंदर हम हार गए मैच लास्ट दिन, अगले दिन हम सोच रहे कि एक मैच और है 2 दिन बाद हमारा क्रिकेट का, फुटबॉल का मैच है। दैट टाइम हमारे दिमाग में आता है कि उस मैच को हमको करना है, तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन वे में सारे, जो हम हारे थे पिछली बार, उस हारने का कारण ये था कि हमारी फिटनेस अच्छी नहीं थी, या उस हारने का कारण था कि कुछ कुछ खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे। हारने का कारण ये था कि सब खिलाड़ियों में तालमेल नहीं था, एक मेल जोल नहीं था, कॉम्बिनेशन नहीं था। तो उन सबको कैसे किया जाए? तो बाहर से एक कोच को बुलाते हैं हम अलग से। वो कोच आके क्या बोलता है कि आप लोगों को सुबह पहली बात तो 6 बजे उठ के सबको आना है। दूसरी बात, 6 से लेकर 10 बजे तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बात, आप सबको आपस में एक्सचेंज, एक दूसरे के दो दो को टीम बनाई जाए।
दो दो की टीम बनाई जाए, दो दो टीम में ही काम करेंगे, टीम में ही सारी काम करेंगे या टीम में ही प्रैक्टिस करेंगे। इससे उनके कोलैबोरेशन का जो मजा जो है, जो नहीं आपस में नहीं जान रहे खिलाड़ी, तो कोलैबोरेशन बैठ जाएगा। ये सब क्या है, ये जो करवा रहा है 6 बजे उठ के काम करवा रहा है या प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसके बाद ये कोलैबोरेशन दो दो की टीम बना के कोलैबोरेशन करवाया, ये सब क्या है, ये वो एक प्रैक्टिस सेट कर रहा है आपके अंदर, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों में जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो। तो वही एक कंपनी के अंदर समस्या होती है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस नहीं होती। फेयरनेस का समाधान ये है, उसको इंश्योर करने के लिए हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस लागू करते हैं। और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस लागू करने से क्या होता है, एक रूल्स बन जाता है। इट रिलेट्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या है, इट्स ए कोड, मैंने बोला रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट, उसे याद रखना, इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ऑब्जर्व व्हाइल एक्सरसाइजिंग इज पावर। यानी मैनेजमेंट एक कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करता है और वो ऑब्जर्व करता है ऊपर से, जब भी वो अपने कार्य को आगे से आगे डायरेक्शन देगा, काम करेगा, उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में लागू करता है कि भैया नहीं 6 बजे आना है, मतलब 9 बजे ऑफिस आना है तो 9 बजे ही आना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके साथ हर चीज को अगर किसी दूसरे ने, सेल्स मैनेजर ने जो काम किया उसको वापस रीचेक दूसरे के द्वारा किया जाएगा, ये एक रूल लगा दिया, एक प्रैक्टिस लगा दी। उससे प्रैक्टिस से क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी खड़ी हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी खड़ी हो जाएगी और फेयरनेस काम होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज ए रूल्स एंड रेगुलेशन दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ऑब्जर्व व्हाइल एक्सरसाइजिंग इट्स पावर। अपने पावर को करते समय वो ऑब्जर्व करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब समझ के बेसिक कंसेप्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या। दूसरी बात आपके सामने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंपनीज के अंदर किस तरीके से लागू किया जाता है, क्या प्रैक्टिस है हमारी, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करते हैं, उनका क्या रोल है। तो इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव बोर्ड इज एसेंशियल फॉर अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो किसी बाहरी आदमी, बाहरी होता है, कंपनी का आदमी नहीं होता, पहली बात। तो दूसरी बात, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बाहरी आदमी होता तो बट ऑब्वियस बात कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो वो जो भी बात करेगा निष्पक्ष करेगा और वो इसके ऊपर किसी प्रकार का कंपनी का दबाव या कंपनी के मेंबर्स का दबाव नहीं हो। तो एक इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव बोर्ड की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर आपको एस्टेब्लिश करना है। तो पहले काम क्या करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाके बिठा दो, एक दो जितना भी आपका बोर्ड की रिक्वायरमेंट हो। दूसरी बात, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड को बनाया जाए तो एक कैडबरी कमेटी है, कैडबरी कमेटी में आपको बताऊंगा आगे, नेशनल इंटरनेशनल कमिटीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। तो उसमें कैडबरी कमेटी है, उसने क्या सजेस्ट किया था, अच्छे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू करने के लिए कैडबरी कमेटी ने सजेस्ट किया था दैट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमेशा देखना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ज्यादा बढ़िया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव कौन, जो काम करता है कंपनी के अंदर कार्य के रूप में कार्यरत होता है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हो गया जो कंपनी में कार्यरत नहीं होता, बाहरी आदमी होता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया एक तरीके से। वो क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू करने में या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा बनाने में या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही तरीके से प्रैक्टिस में लाने के लिए। दे शुड बी सिलेक्टेड थ्रू, उनको हमेशा ही एक, उसने अपनी सजेशन दिया था कैडबरी कमेटी ने, क्या सजेशन दिया, पहली बात तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा उसका सजेशन था कि वो जो नॉन कॉर्पोरेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको कैसे किया जाए, उनको सिलेक्ट किया जाए एक फॉर्मल प्रोसेस से। किससे किया जाए, फॉर्मल प्रोसेस से। इनफॉर्मल किसी को भी पकड़ के लिया है तो भाई जो डायरेक्टर है अपने रिश्तेदार या किसी को लेकर आ जाएगा। फॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए, एक इंटरव्यू होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, लोग आए, फॉर्मली लोग आए, उनका इंटरव्यू हो या उस तरीके से जो भी टेस्ट हो, वो टेस्ट होने के बाद उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। एंड अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक टर्म्स एंड रीअपॉइंटमेंट, एंड अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक टर्म, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म के लिए अपॉइंट हो और वापस जब उनका रीअपॉइंटमेंट हो तो शुड नॉट बी ऑटोमेटिक, उनका रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, उसका भी वापस प्रोसेस होना चाहिए, उसका भी वापस एक तरीका, एक फॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल आ गया, 2 साल के बाद वापस रिटायर होना है, उसको निकालना है, 2 साल के लिए आया कोई डायरेक्टर, अब 2 साल के बाद उसको वापस रीअपॉइंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, सबसे बना के रखेगा, उसके ऊपर दबाव होगा, वो रीअपॉइंटमेंट होना है तो उसको सबसे बना के रखनी पड़ेगी, तो किसी तरीके की वो कमियां नहीं निकाल पाएगा, समझ रहे हो। तो कैडबरी कमेटी ने बोर्ड बनाते समय उसने एक सजेशन दिया कि आप जब भी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओ
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हो आप, तो उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रखना ही रखना जरूरी है। उसके बाद उसका एक फॉर्मल तरीके से अपॉइंटमेंट हो, एक फिक्स फॉर्मल तरीके अपॉइंटमेंट के बाद एक फिक्स स्पेसिफिक टर्म्स के लिए अपॉइंटमेंट हो, और उससे जब उसका रीअपॉइंटमेंट हो वो ऑटोमेटिक नहीं हो, उसका भी एक वापस फॉर्मल प्रोसेस हुई। ठीक है। तीसरी बात, इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चीजें। पहली बात तो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको लागू करना है तो। ठीक है। दूसरा, जब बोर्ड बना रहे हो तो उसमें इन चीज का ध्यान, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होने के साथ उसका फॉर्मल वे में उसका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन का एक टर्म हो, और उस टर्म के बाद रीअपॉइंट ऑटोमेटिक ना हो। तीसरी बात, ऑडिट कमेटी का होना भी उतना ही आवश्यक है। ऑडिट कमेटी क्या है? सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है दैट एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को और अदर पब्लिक कंपनी विथ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ 10 करोड़ और मोर मस्ट एस्टेब्लिश ऑडिट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर। सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि हर वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर लिस्टेड नहीं है पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल कितना 10 करोड़ से ज्यादा हो, उनको ऑडिट कंपनी रखना जरूरी है, ऑडिट कमिटी रखना जरूरी है। एक कमिटी बनानी पड़ती है, उसको नाम रखा जाएगा ऑडिट कमिटी। ये कंपलसरी है, सेक्शन में बोल रखा है आपको रखना जरूरी है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी उतना जरूरी है, ऑडिट कमिटी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी तरीके से लागू होगा। ऑडिट कमेटी रखना जरूरी है। उस ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 3 डायरेक्टर होंगे। कितने होंगे? 3 डायरेक्टर। ये कंपनीज एक्ट बोल रहा है 3 डायरेक्टर हो जाए, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और फॉर्मिंग मेजोरिटी विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो क्या होगा? मेजोरिटी में होगा। मेजोरिटी मतलब अगर 4 है तो कौन होगा? 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे होंगे ही होंगे। अगर 5 है तो भी 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर 3 है तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना, मेजोरिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। मैंने शुरू में बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैडबरी कमेटी ने भी सजेस्ट किया था। फिर क्या बोलता है? इट कैन इंप्रूव, क्यों जरूरी ऑडिट कमेटी? दैट इट कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग होती है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो, नंबर 1, इसलिए ऑडिट कमेटी जरूरी है। बाय रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस का मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड रिड्यूसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रॉड होने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको कम कर दी जाएगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्वालिटी में सुधार आएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी हमारे अकाउंटिंग है सबके एंट्री है उसको रिव्यू किया जा सकता है उन ऑडिट कमेटी के द्वारा। यानी अकाउंटेंट ने बता दी, ऑडिटर ने उसको चेक कर दिया, लेकिन ऑडिट कमेटी क्या करेगी? उसको वापस रिव्यू करेगी, तो फ्रॉड होने के चांस आपके कम हो जाएंगे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी तरीके से आपके बिजनेस के ऊपर या आपकी कंपनी के ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है। 3 चीजें पढ़ ली इंडिया में। पहली चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन करते समय कैडबरी कमेटी के कुछ सजेशन है उसको पालना करें। और तीसरी बात, ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है। सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है वो भी अपने कारण पढ़ लिया कि फ्रॉड होने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू हो जाएगा, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसकी क्वालिटी में सुधार आ जाएगा। चौथी बात, ये 3 तो थी, 1 2 3 तो थी, चौथी और थी कि शेयर होल्डर्स कमेटी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शेयर होल्डर कमेटी भी होनी चाहिए। शेयर होल्डर कमेटीज क्यों होनी चाहिए? कि सेबीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी ने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ कोड बताया था, मतलब सॉरी एक मिनट, सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ कोड्स निकाले थे। क्या निकालते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड निकाले थे, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, CII जिसको बोलते हैं हम। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेबी ने भी अपनी तरफ से सजेशन दिया, समझ लो जैसे कैडबरी कमेटी ने दिया वैसे सेबी ने भी दिया। उसने क्या बोला? प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू एंश्योर दैट द ग्रीवेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रॉपर्ली रिसीव्ड एंड सॉल्व्ड। सिंपल सी बात है, सेबी ने बोला एक शेयर होल्डर कमेटी होनी चाहिए जिसका चेयरमैन कौन होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर नॉन या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसका क्या होना चाहिए? चेयरमैन होना चाहिए। उस शेयर होल्डर कमेटी का काम क्या है कि जितने भी ग्रीवेंसेज है किसकी, शेयर होल्डर की, जितनी भी कंप्लेंट्स है शेयर होल्डर की, जितनी भी शिकायतें है शेयर होल्डर की, उनको प्रॉपर्ली रिसीव करे, दर्ज करे और उनका रिजोल्व करे, उनका सॉल्यूशन भी करे। ये किसका काम है? शेयर होल्डर कमेटी। ये करने से क्या हो जाएगा? आपके कंपनी में फेयरनेस आ जाएगी, अच्छी तरीके से क्या आ जाएगी? ईमानदारी आ जाएगी, साफ सुथरी चीज से आपका काम। कैडबरी कमेटी ने क्या बोला था? कैडबरी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
इसने क्या बोला, सेबी कमेटी ने क्या सजेस्ट किया, सेबी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या सजेस्ट किया, उसने बोला शेयर होल्डर कमेटी होनी चाहिए जो शेयर होल्डर की शिकायतों को दर्ज करे और उनका निवारण करे, ठीक है। और ऑडिट कमेटी भी होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कमेटी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, क्या क्या कमेटी है उनका नाम पढ़ लेते हैं, फिर उसमें से एक को उठा के अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका पूरा हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर, ठीक है। क्या कुछ इंटरनेशनल कमिटीज है, कुछ इंटरनेशनल कमिटीज है, उन इंटरनेशनल कमिटीज को देखते हैं। सबसे पहले कैडबरी कमेटी, अभी अपन ने पढ़ा 1992 में आया था, उसका एक सजेशन अपन ने पढ़ा था। सारी चीज याद करनी है कैसे, कमेटी की क्या सजेशन, कोई आवश्यकता नहीं, किसी तरीके नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, इंडिया की एक ही है वो बता दूंगा। ग्रीनबरी कमेटी आई थी 1995 में, वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर अपना ज्ञान पेल के गई है, अपना ज्ञान दे के गई है, अलग अलग सजेशन देके गई, ठीक है। फिर ओईसीडी प्रिंसिपल से, ओईसीडी का प्रिंसिपल हो गया आपका, ओईसीडी का मतलब क्या हो, ओईसीडी का फुल फॉर्म है आपका, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की। उसने भी कुछ प्रिंसिपल दिए थे, सिद्धांत दिए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 1999 के अंदर, ठीक है। उसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। मतलब एक अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल सिद्धांत दे रखे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किसी तरीके से उन्हें अपने अपनी तरफ से सुझाव दिए सबने। एक सीआई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वही कोड बताए थे, कोड ऑफ कंडक्ट है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 1998 में आए थे, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका। अब नेशनल कमेटी, ये तो होगी इंटरनेशनल कमेटी, नेशनल कमेटी में भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुझाव दिए थे, नाम याद रख लो, देख लो, ऐसे कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। कुमार मंगलम बिरला कमेटी 2000, जो भी अपन उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, क्या बात कही थी उन्होंने, उससे आपको आइडिया लग जाएगा सबने किस किस प्रकार की बात, लगभग सबने एक ही प्रकार की बात करी थी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रखना। आरबीआई रिपोर्ट्स ऑफ एडवाइजरी ग्रुप ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2001 में आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट डाल के एडवाइजरी ग्रुप ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर अपनी राय मशवरा दिया था। नारायण मूर्ति जी ने अपनी कमेटी 2003 में, उन्होंने कमेटी के अध्यक्षता में भी उन्होंने बताया था, और जे ईरानी कमेटी 2005 में उन्होंने भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया था। आज अपन छोटा सा एक ही टॉपिक लेते हैं अपन, कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिकमेंडेशन। उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए थे, लगभग सारे ने, चाहे नारायण मूर्ति हो चाहे ईरानी हो, लगभग सारे ने ये दिए थे, एक दो चीजें अलग करी थी, बाकी लगभग सब चीजें सेम ही थी। कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिकमेंडेशन क्या था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, उसको पढ़ते हुए। चेयरमैनशिप पहली बात तो किसकी थी सर, कुमार मंगलम बिरला जी की थी, और किसी की थी, कंस्टिट्यूटेड बाय सेबी, ध्यान रखना इसको सेबी ने बनाया था, और अध्यक्षता किसको दी थी, कुमार मंगलम जी को दी थी 1999 में, मई 1999 में, ठीक है। 1999 याद रख लेना, याद रहे तो। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस तरह के सवाल नहीं आते, मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं तो आपको ये पता चला कि इन कमेटियों में क्या हुआ था। एक कमेटी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लगभग सबने इसी तरीके से अपने रिकमेंडेशन, अपनी सुझावें वहां पे दी थी। सेबी ने 1999 में एक कमेटी बनाई, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, उसमें रिकमेंडेशन में चेयरमैनशिप किसको दी, कुमार मंगलम बिरला जी को रिकमेंडेशन चेयरमैनशिप दी। और किस लिए बनाई थी कमेटी, टू प्रमोट इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी हितों को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। दो उसके मुद्दे थे मेन, जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाए, किस किस तरीके से उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं, उनको और बढ़ावा दे सकते हैं, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सके ताकि कंपनियां उसको फॉलो करें और उनको अच्छा रिजल्ट मिले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में अच्छा रिजल्ट वहां पे उनको मिले, ठीक है। तो दो मुद्दे थे, उस पर ऊपर ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिकमेंडेशन, ये कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा, सॉरी सेबी के द्वारा 1999। क्या मेजर रिकमेंडेशन है, उसमें से कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी बातें यही की थी उन्होंने जो आज अपन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये सब देखना। क्या एटलीस्ट 4 टाइम बोर्ड्स मीटिंग इन ईयर, पहली बात कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो साल में 4 बार होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 4 बार तो मीटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में 1 बार करो और बाकी पीछे वाले को भूले, बात ही मत करो किसी से, ऐसा नहीं। 4 बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग साल में 1 बार होनी ही चाहिए, मतलब 4 बार तो होनी चाहिए, 1 बार के साल में 4 बार होनी चाहिए बोर्ड ऑफ मीटिंग। दूसरी बात, उस बोर्ड डायरेक्टर्स, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें 50% जो है ना वो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, वही वाली बात जो अपन ने कैडबरी ने बोली थी, वही बात कि 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ऑडिट कमेटी का प्रेजेंस होना चाहिए, ऑडिट कमेटी होनी ही चाहिए कंपनीज के अंदर। नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो भी ऑडिट कमेटी में होनी चाहिए, ये भी सेक्शन 177 में बोल चुके हैं कि भाई ऑडिट कमेटी में जो मेजोरिटी होगी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होगी, या नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या इंडिपेंडेंट मेंबर्स की होगी।
चौथी बात, बहुत सारे डिस्क्लोजर दिए थे, मैंने मैनी डिस्क्लोजर लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि कोई 10-12 डिस्क्लोजर है। ये भी डिस्क्लोज करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम भी डिस्क्लोज करो, फलाना डिस्क्लोज, उसके शेयर डिस्क्लोज करो, सारे डिस्क्लोजर। कंपनीज एक्ट के अंदर भी बहुत सारे डिस्क्लोजर है, मतलब जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके नीचे डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, स्टार करके चीजें लिखते हैं जैसे अपन कोई चीज खरीदते हैं वैसे, तो नोट्स के रूप में डिस्क्लोजर दिया जाता है कि इस कंपनी में ये चीजें है, ये है, तो इसमें डायरेक्टर का पर्सनल शेयर इतना है, डायरेक्टर के दूसरी कंपनियों में भी हिस्सा है, तो ऐसे डिस्क्लोजर्स है। तो बहुत सारे डिस्क्लोजर दे रखे, बहुत सारे डिस्क्लोजर इन्होंने रिकमेंडेशन किए थे। प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी, अभी बताया था शेयर होल्डर्स कमेटी जो अपन ने पढ़ा था, जो ये शेयर होल्डर्स कमेटी थी ये किसने, सेबी ने बोला था, तो जब सेबी ने कमेटी बनाई तो सेबी ने अपना पॉइंट भी रखवा दिया कि इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी भी रखो वहां पे। उसके साथ साथ सॉल्विंग ऑल इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी कंप्लेंट्स, खाली रखने से मतलब नहीं है, उनके सारे जो ग्रीवेंस है, जितने भी ग्रीवेंसेस है, जितनी भी प्रॉब्लम से कंप्लेन है, उनका कंप्लेंट्स के रिजोल्यूशन यानी सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थे किसके, कुमार मंगलम बिरला कमेटी के, वो कमेटी ने दिए थे। किसके लिए दिए थे, ये दिए थे हमारे किसके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात क्लास हमारी खत्म होती है, छोटी सी क्लास थी, 20-21 मिनट की क्लास थी, उसके अंदर छोटी सी बात थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा क्या है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ कमेटियां है, नेशनल इंटरनेशनल कमेटी का मूल मुद्दा क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, दो चीजें याद रख लेना, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में कैसा भी सवाल आएगा आप उसको करने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास बिजनेस मैनेजमेंट की और अलग से क्लास में अलग से मिलते हैं, अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे वन एग्जाम को प्यार कीजिए और फटाफट कोर्स बाइट नहीं किया तो कर लीजिए, धन्यवाद।